हेलो फ्रेंड्स, GSS एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 9th का साइंस चैप्टर 5th का एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में तुलना करो। तो पादप कोशिका और जंतु तुलना में क्या है आंसर हमारा, देखिए क्या है, ये पादप कोशिका और ये क्या है, जंतु कोशिका। तो पहली तुलना क्या हो गई, इसमें कोशिका भित्ति होती है, यानी पादप कोशिका में क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है, और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ओके, दूसरा क्या होगा, इसमें हरित लवक उपस्थित होते हैं और जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होते हैं। ओके, यानी उपस्थित नहीं होते हैं। ओके, तीसरा, इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है और जंतु कोशिका में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। ओके, चौथा क्या है, ये प्रायः बड़े आकार की होती है और जंतु कोशिका में ये प्रायः छोटे आकार की होती हैं। ओके, तो ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका में डिफरेंस रहा, यानी तुलना है, नोट कर लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं से किस प्रकार भिन्न है, यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। ओके, तो पहले हमारा आंसर देखिए क्या है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका हो गया और ये यूकैरियोटिक कोशिका। ओके, तो पहला क्या है, ये आकार में प्रायः छोटा होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, और यूकैरियोटिक क्या होता है, आकार में बड़ा होता है। ओके, दूसरा क्या है, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है और इसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। ओके, तीसरा, क्रोमोसोम प्रायः एक होता है और इसमें क्रोमोसोम प्रायः एक से अधिक होता है। ओके, चौथा, कई अन्य अंगक ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं और इसमें लगभग सभी अंगक यानी ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। ओके, पांचवा क्या है, प्रकाश संश्लेषण वाले जीवों में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका के साथ होती है और क्लोरोफिल जो होता है कहाँ होता है, प्लास्टिड में होता है। ओके, अब देखिए छठवां क्या है, वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते हैं और इसमें केंद्रक झिल्ली के साथ साथ झिल्ली युक्त अंगक भी होते हैं। ओके, नोट कर लीजिए, हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा, यदि जो कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली होती है वो टूट जाए या फट जाए तो क्या होगा। तो हमारा आंसर देखिए क्या है, यदि कोशिका झिल्ली फट जाए या टूट जाए तो कोशिका के अंदर या आंतरिक रासायनिक संगठन नष्ट हो जाएगा और यह अपना आधारभूत कार्य संपन्न नहीं कर पाएगा। ऐसी क्षतिग्रस्त कोशिकाएं मर जाती हैं जिसे लाइसोसोम जैसे अंगक पचा जाते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, यदि गाल्जी उपकरण न हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, यदि गाल्जी उपकरण न हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा। तो आंसर देखिए क्या है, अंतर्द्रव्य जालिका में संश्लेषित पदार्थ को गॉल्जी उपकरण के द्वारा ही संचयन, रूपांतरण, पैकेजिंग और एक जगह से दूसरे जगह विभिन्न गंतव्यों तक कोशिका के अंदर और बाहर भेजने का कार्य करती है। कुछ परिस्थिति में गाल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। ओके, तो गाल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। कोशिका निर्माण की प्रक्रिया में गाल्जी उपकरण भी शामिल है। यदि गाल्जी उपकरण नहीं हो तो कोशिका में होने वाले महत्वपूर्ण कार्य संचयन, रूपांतरण, पैकेजिंग और विभिन्न पदार्थों का एक जगह से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण संभव नहीं है। ओके, तो गाल्जी उपकरण का क्या महत्व है, इसका कार्य क्या है, संचयन करना, रूपांतरण करना, पैकेजिंग करना, इन सब मतलब ये सब कार्य है गाल्जी उपकरण का। अगर गाल्जी उपकरण नहीं रहेगा तो ये सब कार्य नहीं हो पाएगा कोशिका में। ओके, नोट कर लीजिए। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर है और क्यों। बिजली घर किसको कहा जाता है,
तो पावर ऑफ शेप किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। ओके, तो हमारा आंसर देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जीवन की विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं और यह आवश्यक उपयोगी ऊर्जा संचित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। अतः माइटोकॉन्ड्रिया को अपना कुछ प्रोटीन, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। ओके, क्योंकि इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। राइबोसोम होता है तो वो अपना प्रोटीन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि प्रोटीन राइबोसोम का कार्य ही होता है प्रोटीन संश्लेषित करना। ओके, छठवां क्वेश्चन देखिए क्या है। कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण अंतर्द्रव्य जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, जिसके दो भाग हैं। पहला क्या है? खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कोशिका झिल्ली को बनाने वाले प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ओके, दूसरा क्या है? चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह कोशिका झिल्ली को बनाने वाले वसा अर्थात लिपिड का संश्लेषण करता है। जो खुरदुरी होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका जो होता है कोशिका झिल्ली को बनाने वाले वसा अर्थात लिपिड का संश्लेषण करता है। ओके, सातवां क्वेश्चन देखिए क्या है। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? अमीबा अपना भोजन एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया से प्राप्त करता है। चूँकि अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका झिल्ली के लचीलेपन के कारण जीव बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन ग्रहण करते हैं और कोशिका झिल्ली पुनः अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है। इसके बाद कोशिका पदार्थ ग्रहण कर पचा जाता है। ओके, पच जाता है और इस क्रिया को क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस अथवा फैगोसाइटोसिस कहते हैं। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, परासरण क्या है? तो जल के अणुओं के गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उससे क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। परासरण के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। ओके, अब 10वां क्वेश्चन देखिए क्या है। 10वां, निम्नलिखित परासरण प्रयोग करें। ओके, तो पहले है छीले हुए आधे आधे आलू के 4 टुकड़े लो, इन चारों को खोखला करो जिससे कि आलू के कप क्या बन जाए? कप बन जाए। इनमें से एक कप को उबले आलू में बनाना है। आलू के प्रत्येक कप को जल वाले बर्तन में रखो। अब कप ए को खाली करो, कप बी में 1 चम्मच चीनी डालो। ओके, अब देखिए सी क्या है? कप सी में 1 चम्मच नमक डालो और उबले आलू में बनाए गए कप डी में 1 चम्मच चीनी डालो। आलू के इन चारों कपों को 2 घंटे तक रखने के पश्चात उनका अवलोकन करो तथा निम्न प्रश्नों का उत्तर दो। पहला प्रश्न है, बी तथा सी के खाली भाग में जल क्यों एकत्र हो गया, इसका वर्णन करो। और दूसरा क्वेश्चन है, आलू इस प्रयोग के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तीसरा, ए तथा डी आलू के खाली भाग में जल जो है एकत्र क्यों नहीं हुआ, इसका वर्णन करें। तो हमारा आंसर देखिए क्या है यहाँ पे। तो देखिए बी और सी के खाली भाग में पानी क्यों एकत्र हो जाता है, क्योंकि उसमें नमक और चीनी डाला गया होता है। तो नमक और चीनी जो होता है अधिक सांद्रित होने के कारण वो क्या होता है, पानी को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। यानी परासरण विधि द्वारा उसमें क्या होता है, पानी भर जाता है। ओके, और ए और डी में डी जो है आलू का कप खाली क्यों रह जाता है, क्योंकि उसमें कोई भी सांद्रित चीज़ें तनुविलन नहीं होता है। ओके, तो ये हुआ। अब देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको देख लीजिए। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कोशिका किसे कहते हैं। तो शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ओके, दूसरा है, कोशिका की खोज किसने और कैसे की। तो कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। उसने कोशिका को
पतले काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। ओके। तीसरा है CO2 तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका के अंदर और बाहर कैसे आते हैं, तो विसरण प्रक्रिया द्वारा। ओके। चौथा है अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा। तो एंडोसाइटोसिस क्या है, एक कोशिकीय जीवों में कोशिका झिल्ली के लचीलेपन के कारण जीव बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन ग्रहण करते हैं और कोशिका झिल्ली पुनः अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है। इसके बाद कोशिका पदार्थ ग्रहण कर पचा पाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। ओके। छठवां क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली में कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर जाने देती है। जो प्लाज्मा झिल्ली होती है कुछ पदार्थों को अंदर तथा बाहर जाने देती है, अन्य पदार्थों की गति को रोकती भी है, इसलिए प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक झिल्ली भी कहते हैं। ओके। परासरण क्या है, जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। ओके। आठवां है सेलुलोज क्या है, सेलुलोज कहाँ पाया जाता है। सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है जो पौधों में पाया जाता है। पादप कोशिका भित्ति में मुख्यतः सेलुलोज, जो पादप कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ओके। जीव द्रव्य कुंचन क्या है, तो जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। डीएनए का पूरा नाम क्या है, 10वां है, तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। ओके। और एटीपी क्या है, एटीपी का पूरा नाम क्या है, तो एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। यह एक प्रकार का कोशिका का ऊर्जा है। ओके। अब देखिए 11वां क्वेश्चन है, ये तो बता चुके पहले ही। 12वां है, कोशिका के किस अंगक में आनुवंशिक गुण होता है, तो क्रोमोसोम में। 13वां है, ऐसे दो अंगकों का नाम बताइए जिनमें अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है, तो माइटोकांड्रिया और प्लास्टिड। ओके। माइटोकांड्रिया जंतुओं में होता है, प्लास्टिड जो होता है वो पादपों में होता है। 14वां है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, तो कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी कोशिका को पाचित कर देते हैं, इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। ओके। 15वां, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, माइटोकांड्रिया में। ओके, नोट कर लीजिए। हो गया। तो आज के ये हमारा 9th क्लास का एक्सरसाइज सॉल्यूशन था। ओके। अगले वीडियो में हम चैप्टर 6 देखेंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।